व्हाट्सअप, क्या हालचाल है आपके। आज हमने बात करनी है सेबी के नए रूल्स के बारे में। सेबी कौन है, क्या करता है, कौन से नए रूल्स लाया है, क्यों लाया है और क्या पड़ने वाला है इनका इम्पैक्ट ट्रेडर इन्वेस्टर की लाइफ में। क्या ये अच्छे हैं, क्या ये बुरे हैं, जानेंगे ये सब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इस वीडियो में। So let's get started. Hello and welcome to Nagpackers. दोस्तों, सबसे पहले ये सेबी कौन है। सेबी बेसिकली सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जिसका काम है इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना। 1992 में ये ऑर्गेनाइजेशन आई थी और तब से लेकर अब तक बहुत अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस इन्होंने करे हैं इंट्रोड्यूस, एक इन्वेस्टर को, ट्रेडर को प्रोटेक्ट करने के लिए और ओवरऑल इन फाइनेंशियल मार्केट्स को, फाइनेंशियल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। जो नए रूल्स आए हैं उसके पीछे का क्या कारण रहा, क्या मोटिवेशन रहा। तो मोटिवेशन बहुत ही सिंपल रहा है। उनका मोटिवेशन है इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, ब्रोकर हो, सबके इंटरेस्ट को करा जाना चाहिए प्रोटेक्ट। किसी के साथ कुछ फ्रॉड ना हो या किसी का मेजर लॉस ना हो, कुछ लूपहोल्स की वजह से। यही रहा है इनका इंटेंट। तो इस इंटेंट को पूरा करने के लिए वो कुछ रूल्स लेके आए हैं। उन नए रूल्स को समझना है, लेकिन पहले उससे हमें समझना होगा कि ओल्ड रूल्स में क्या कमियां थी जिनको पूरा किया जा रहा है नए रूल्स में। तो दोस्तों, ओल्ड रूल्स के हिसाब से हमारा जो ब्रोकर होता है, यानी जिसके पास आपका डीमैट अकाउंट होता है, जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टिंग करते हो, उनके पास एक पावर ऑफ अटर्नी होती है, जिसके थ्रू क्या होता है कि जो भी बाइंग एंड सेलिंग आपके शेयर्स की होती है वो ब्रोकर के थ्रू होती है। यानी ब्रोकर आपके बिहाफ पे वो करता है और जो भी मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है वो भी ब्रोकर ही डिसाइड करता है। ये मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होती है, देखिए, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बात करें तो हमें एक ऑप्शन दी जाती है कि अगर हमें मान लीजिए 100 रुपए का शेयर खरीदना है तो 100 रुपए में से आप 20 रुपए कंट्रीब्यूट करो, बाकी 80 रुपए 80 रुपीज आपका ब्रोकर देगा और आप 100 रुपए के शेयर खरीद पाएंगे। जबकि आपके पास 100 रुपए थे ही नहीं या आप 100 रुपए इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते थे, तब भी आपके पास एक ऑप्शन है कि आप 100 रुपए का शेयर खरीद सकते हैं सिर्फ 20 रुपए के थ्रू। अब देखो, रेगुलेशन तो ये है, एक्सचेंज मांगता है कि हर शेयर पे एक मिनिमम मार्जिन उसने सेट किया हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 20% हो गया तो 20% का आपको मार्जिन देना पड़ेगा, यानी हर 100 रुपए के शेयर पे आपको 20 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन पुराने रूल्स के हिसाब से क्या होता था कि जैसे ही आपने एक मार्जिन के ऊपर ट्रेड बुक किया तो अब वो ट्रेड, जैसे आपने बाइंग का ऑप्शन किया था, आपने एक शेयर को खरीदना चाहा था, तो जब आप एक शेयर को खरीदना चाहते हैं तो ये आपके ब्रोकर के अकाउंट में हो जाता है ट्रांसफर, जिसको हम क्या बोल देते हैं, पूल्ड अकाउंट। यानी जितने भी ब्रोकर के क्लाइंट्स है, सबके जो भी ट्रेडिंग हो रही है ब्रोकर के पूल्ड अकाउंट के थ्रू ही हो रही है। अब जैसे कि 20 रुपए की रिक्वायरमेंट थी, ब्रोकर ने बोला आप 1 रुपए अभी दो तब भी चलेगा। कैसे, यानी 100 रुपए के शेयर पे मैंने कंट्रीब्यूट किया सिर्फ 1 रुपए और 99 रुपीज ब्रोकर लगा पा रहा था। कैसे लगा पा रहा था, क्योंकि उसने तो पूल्ड अकाउंट से काम करना था ना,
तो मैंने अगर 1 रुपया दिया है और मेरे पास ब्रोकर के पास एक और क्लाइंट है जिसने पूरे के पूरे 100 रुपए दिए हैं उस 100 रुपए के शेयर को खरीदने के लिए, यानी उसके पर्सपेक्टिव से उसने 80 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं। 20 की रिक्वायरमेंट थी पर उसने कितने दिए हैं? 80 रुपीज दिए। मैंने कितने दिए? 1 रुपया दिया। तो ब्रोकर क्या करता था? इस चीज को एडजस्ट कर देता था। वो ये चीज दिखाता था एक्सचेंज को कि मैंने भी 20 का कंट्रीब्यूशन किया है और दूसरे ट्रेडर ने भी 20 का कंट्रीब्यूशन किया है, और उसके जो 80 रुपीज उसने एक्स्ट्रा पे किए हैं उसको वो एडजस्ट कर सकता था ऐसे डिफरेंट क्लाइंट्स में। तो ये ऑप्शन उसके पास अवेलेबल होती थी इस पूल्ड अकाउंट की वजह से, इस पावर ऑफ अटर्नी की वजह से। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए जहां पर ब्रोकर ने अपनी इस पावर को मिसयूज किया, जैसे कार्वी में भी यही हुआ था। और फिर अल्टीमेटली हुआ क्या? जितने भी क्लाइंट्स थे उन सबको हुए बहुत सारे लॉसेस। तो हमें ऐसी सिचुएशन से बचना है जहां पर क्लाइंट को यानी इन्वेस्टर ट्रेडर को नुकसान हो सके। यहाँ पर ब्रोकर भी एट रिस्क है, क्योंकि देखिए ने 1 रुपया देके ट्रेडिंग तो कर ली, उसके बाद 99 रुपीज ब्रोकर ने दे भी दिए। अब आप इस चीज को समझिए कि अगर उस शेयर की प्राइस फॉल करती है और मैं डिफॉल्ट कर देती हूँ, मैं ब्रोकर को पैसे वापस नहीं देती, और ऐसा बहुत मेजर क्लाइंट्स ब्रोकर के साथ कर देते हैं, तो क्या होगा? ब्रोकर भी खराब हो सकता है, वो भी बैंकरप्ट हो सकता है और उसके सारे क्लाइंट्स को इस चीज का नुकसान हो सकता है। तो ब्रोकर भी एट रिस्क था इस चीज की वजह से, और इन्वेस्टर ट्रेडर तो था ही। इस चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा सेटलमेंट प्रोसेस में भी कुछ चीजों में आए हैं चेंजेस। ये सेटलमेंट क्या होता है? मान लो अगर आपने आज एक शेयर बाय किया है तो आपके डीमैट अकाउंट में वो इमीडिएटली रिफ्लेक्ट नहीं हो जाता, ब्रोकर के लेजर में वो पहले रिफ्लेक्ट होता है और हमारे डीमैट अकाउंट में 2 दिन बाद वो चीज रिफ्लेक्ट होती है। कोई भी अगर आप बाय सेल करते हो, इसको क्या बोला जाता है? T+2 डेज का कॉन्सेप्ट, यानी 2 दिन लगते हैं आपके ट्रेड को सेटल होने में। इसमें भी कुछ इम्पैक्ट लाए गए हैं। चलिए देखते हैं नए रूल्स कैसे करते हैं इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट, इन सब कॉम्प्लिकेशंस को कैसे करते हैं वो सिंप्लीफाई। तो नए रूल्स मार्जिन के रिस्पेक्ट पे भी आए हैं, प्लेजिंग के रिस्पेक्ट पे भी आए हैं, और आपके सेटलमेंट के प्रोसेस पे भी आए हैं। तो दोस्तों, मार्जिन की रिक्वायरमेंट अब एक्सचेंज ने, सेबी ने किस पे कर दी है? बाइंग और सेलिंग दोनों पे। ये क्या मतलब हुआ? बाइंग और सेलिंग दोनों पे ही आपको एक मार्जिन रखना पड़ेगा। यानी अगर मेरी चीज है, मेरे शेयर्स है, मैं बेचना चाहती हूँ, तो मुझे उसके लिए पहले से मार्जिन दिखाना पड़ेगा। 10 लाख के शेयर है तो 2 लाख का पैसा मेरे को अपने अकाउंट में पहले ही दिखाना पड़ेगा। क्यों भाई? हम अगर अपना मोबाइल फोन बेचने जाते हैं तो मेरी चीज है, मैं बेचना चाहती हूँ, उसके लिए मेरे को अपने अकाउंट में बैलेंस शो करने की क्या रिक्वायरमेंट पड़ गई? तो इस चीज को भी हम समझेंगे और इसमें क्या लूप होल था, कैसे उस चीज को, उस लूप होल को रिजॉल्व किया गया है, समझेंगे, तसल्ली से, अच्छे से समझेंगे। दूसरा जो चेंज लाया गया वो प्लेजिंग के प्रोसेस में लाया गया। प्लेजिंग क्या होता है? बस अगर शेयर्स है, उन शेयर्स के अगेंस्ट कुछ और फंडिंग रेस करना चाहती हूँ, यानी मैं अपने शेयर्स को गिरवी रखना चाहती हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं? प्लेज करना अपने शेयर्स को। पहले क्या होता था? ये प्लेजिंग ब्रोकर के अकाउंट में ही हो जाती थी, ब्रोकर के साथ हो जाती थी। अब वहां पर ब्रोकर को रिस्क होता था कि अगर क्लाइंट डिफॉल्ट करता है तो उसके ऊपर बात आ जाएगी, वो कैसे उस सिचुएशन को डील कर पाएगा। ठीक है, अब क्या रूल आ गया है? अब नया रूल ये बोलता है कि ये प्लेजिंग का प्रोसेस भी डायरेक्टली एक्सचेंज के साथ ही होगा। एक्सचेंज की एक बॉडी जिसका नाम क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, उन्हीं के साथ ये प्लेजिंग का प्रोसेस चलेगा। बीच में
क्लाइंट का रोल खत्म हो जाता है तो क्लाइंट भी सेफ ज्यादा फील करेगा इसकी वजह से। इसके अलावा बात करते हैं सेटलमेंट प्रोसेस की। सेटलमेंट होना है 2 दिन बाद, यानी कि इंट्राडे प्रॉफिट्स अब बुक नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो तो रिफ्लेक्ट हो गए 2 दिन बाद। यानी आज अगर हमने एक 100 रुपए का शेयर खरीदा और 1 घंटे बाद उसको 200 में बेच दिया तो 100 रुपए का हो गया हमें प्रॉफिट। अब हम इस 100 रुपए को यूज करना चाहेंगे, लेकिन हम यूज नहीं कर सकते इन 100 रुपए को। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में 2 दिन लेने वाला है मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने में, और जब तक ये मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं होता तब तक ये मेरा प्रॉफिट बुक नहीं हुआ है, मैं इसको यूज नहीं कर सकती। ये एक काफी कंट्रोवर्शियल पॉइंट रहा है, स्पेशली जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये एक इम्पोर्टेंट चेंज रहा है। अब दोस्तों, इस चीज को हमें समझना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि सेलिंग के टाइम पे भी आपको मार्जिन शो करना पड़ेगा अपने अकाउंट में। ये क्यों लाया गया है भाई, पहले हम इसको समझते हैं, फिर बहुत सारी पिक्चर आपकी क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज एक है, ब्रोकर जिसके थ्रू हम ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, वो एक दूसरी अथॉरिटी है। बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। और तीसरी अथॉरिटी है हमारे NSDL या CDSL, यानी कि वो डिपॉजिटरी अथॉरिटीज जहां पे हमारे शेयर्स स्टोर किए जाते हैं। तो एक तरफ हमारे पास ये डिपॉजिटरीज है, एक तरफ एक्सचेंज है, और इन दोनों को जोड़ता हुआ बीच में आता है ब्रोकर, और ब्रोकर से हम भी जुड़ते हैं। तो अगर हम कोई भी ट्रेड बुक करते हैं, सेल करते हैं, बाय करते हैं, तो ब्रोकर के थ्रू वो इंफॉर्मेशन जाती है एक्सचेंज के पास, NSDL, CDSL के पास। तो वहां पर टाइम लगता है ये सारी इंफॉर्मेशन की ट्रांसफरिंग में, जिसकी वजह से गैप आता है, जिसकी वजह से सेटलमेंट के लिए भी चाहिए होता है टाइम। अब दोस्तों, अगर मैंने एक सेल ऑर्डर बुक करा है थ्रू माय ब्रोकर, तो वो ब्रोकर के थ्रू एक्सचेंज के पास पहुंच जाएगा कि मैंने लेट्स से फॉर एग्जांपल रिलायंस के 50 शेयर सेल करने का ऑर्डर बुक करा है। तो ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के पास इमीडिएटली पहुंचेगी ब्रोकर के थ्रू, जब मैं ये प्लेस करूंगी ऑर्डर डीमैट अकाउंट के थ्रू। अब एक्सचेंज को ये नहीं पता कि मेरे पास वो शेयर ऑलरेडी है कि नहीं है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन है NSDL के पास, CDSL के पास, जो भी हमारा डिपॉजिटरी है वो इंफॉर्मेशन उनके पास है, एक्सचेंज के पास नहीं है। इसी की वजह से शॉर्ट सेलिंग हो पाती है, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट सिंपली यही है कि हमने कुछ शेयर्स बेच दिए जबकि हमारे पास वो शेयर्स थे ही नहीं, उसे शॉर्ट सेलिंग बोला जाता है। तो इस प्रोसेस के थ्रू शॉर्ट सेलिंग भी हो पा रही थी। तो मैंने सेलिंग का ऑर्डर प्लेस कर दिया, लेकिन अगर मैंने बाद में डिफॉल्ट कर दिया तो जिस पर्सन ने बाइंग की थी उस पर्सन का हो जाएगा नुकसान। इस चीज को अवॉइड करने के लिए ये नया रूल लाया गया कि सेलिंग के टाइम पे भी आपको शो करना पड़ेगा कि आपके पास एक मिनिमम मार्जिन है। लेकिन इसका भी सॉल्यूशन निकाला जा चुका है। बहुत सारे मेजर ब्रोकरेज हाउसेस इसको ऑलरेडी अप्लाई भी करना शुरू कर दिए हैं, आगे भी ये और अप्लाई हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? एक्सचेंज के पास अगर ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि आपके पास वो शेयर्स ऑलरेडी है, तो सेबी को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है कि आपके पास मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास वो शेयर्स है और आपने उनको सेल करने का ऑर्डर प्लेस किया और ये इंफॉर्मेशन आपके ब्रोकर ने एक्सचेंज तक पहुंचा दी, तो वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट किया जा सकता है बिना मार्जिन के भी। तो ये भी एक अच्छी बात है, इससे भी इन्वेस्टर और ट्रेडर प्रोटेक्ट होंगे।
तो अब बात करें कि ओवरऑल ये जितने भी रूल्स आए हैं ये अच्छे हैं या बुरे हैं, तो ये अच्छे हैं। अनऑर्गेनाइज्ड जो ब्रोकर्स है उनको जरूर इम्पैक्ट आने वाला है। ऑर्गेनाइज तरीके से उनको करना पड़ेगा काम, वो इन रूल्स के मिसयूज जो होता था वो नहीं हो पाएगा। अब ट्रेडर भी ज्यादा अच्छी सेफ पोजीशन पे है, इन्वेस्टर भी और ब्रोकर भी। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से ये जो सेबी के रूल्स आए हैं ये काफी अच्छे आए हैं और इनका लॉन्ग टर्म में होना चाहिए एक अच्छा इम्पैक्ट। अब बात करें लास्ट पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा है कि ट्रेडर और इन्वेस्टर की लाइफ में कोई इसका इम्पैक्ट आने वाला भी है या नहीं आने वाला। तो दोस्तों वहां पर हम ये कह सकते हैं कि ट्रेडर्स के ऊपर इस चीज का इम्पैक्ट डेफिनेटली आ सकता है। कई ब्रोकर्स ने तो ये भी एंटिसिपेट किया कि हमारी वॉल्यूम्स ऑफ ट्रेडिंग जो होती है वो कम हो जाएगी इन रूल्स की वजह से, इसीलिए बहुत ही केओस भी मच गया था ब्रोकर्स में। लेकिन ऑफ कोर्स ये जो रूल्स आए हैं सेबी अपने रूल्स पे टिका रहा क्योंकि उसको पता है कि लॉन्ग टर्म में ये चीजें बहुत अच्छी है। अब बात करें हम जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो आई डोंट थिंक हमारे को इन रूल्स से कुछ फर्क पड़ने वाला है क्योंकि हमने वैसे भी इंट्राडे प्रॉफिट्स बुक करने नहीं थे, शॉर्ट सेलिंग हम वैसे ही नहीं करते। तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और ज्यादा सेफ फील करेगा, उसके लिए ये अच्छी चेंज रहने वाला है। गाइस आपको इस वीडियो में मजा आया, आपने कुछ सीखा, आपके क्या विचार है इस नई पॉलिसी को, नए रूल्स को लेकर के जरूर कमेंट सेक्शन में सबके साथ शेयर कीजिए। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को कर दो सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। एंड वीडियो पसंद आया है तो सबके साथ शेयर करो, सबकी नॉलेज बढ़ाओ और लाइक भी जरूर करना, हमें मिलती है मोटिवेशन। Thanks for investing your time in this video. Keep learning, keep growing, and keep sharing.